दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन से। ये इस मंथ की मैगजीन में पब्लिश हुए थे और ये तीनों ही आर्टिकल आपकी रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। आप पहले ये क्वेश्चन देखिए और मुझे ये बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसके अलावा ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। अब ये तो बात हुई प्रीलिम्स की, अब बात करते हैं मेंस की। तो क्या आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं? पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ रूरल सेंट्रिक अप्रोच फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, टू हार्नेस ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया रिक्वायर्स रूरल सेंट्रिक पॉलिसी। कमेंट। देखिए, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे ही यूपीएससी प्रीलिम्स आपके करीब आता है तो आपको एक ऐसे कोर्स की जरूरत होती है जहां पे आप स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को तुरंत ही रिवाइज कर सकें। अब यहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं तेजस प्रोग्राम। ये एक तरह का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। इस प्रोग्राम के अंडर लगभग 250 आवर्स में हम आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो चाहे वो आपका डायनेमिक पार्ट हो यानी करंट अफेयर। इसमें ना केवल आपको स्टैटिक बुक्स की नॉलेज मिलेगी बल्कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर होंगे और साथ के साथ 500 दिनों के आपके करंट अफेयर भी कवर होंगे, ताकि आप होलिस्टिकली अपने सिलेबस को कवर कर सकें। अब जैसे ही आप एक लेक्चर अटेंड करते हैं तो इसके बाद आपको चाहिए एक रेगुलर फीडबैक, जहां पे आपको यह समझ में आ सके कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो इसके लिए यहां पे होगा आपका एक रेगुलर टेस्ट हर एक लेक्चर के बाद, जिससे आप उस टॉपिक के बारे में अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और साथ के साथ एक डेडिकेटेड मेंटरशिप। इसके अलावा यहाँ पे फोकस इस बात पे भी रहेगा कि कैसे आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं और साथ के साथ एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, उसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। अब अगर आप में से किसी को भी इस बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लॉग इन कर सकते हैं video.onlyis.com पे जाके। आप हमें मेल कर सकते हैं info@onlyis.com पे और साथ के साथ आप कॉल कर सकते हैं इस नीचे दिए हुए नंबर पे। आइए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं वर्ल्ड की और हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड की 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन को। अब यहां पे ये लगभग है आपके 131 करोड़ भारतीय। अब इन 131 करोड़ भारतीयों में से लगभग 50% हमारी जनता ऐसी है जिनकी एज अभी 25 साल से कम है, यानी कि आने वाले समय में हमारी वर्कफोर्स बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब क्योंकि आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है और वर्कफोर्स ज्यादा है, इस वजह से भारत के पास एक मौका है जिससे वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज्यादा इनहेंस कर सकता है और अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सकता है। अब अगर बात की जाए प्रोजेक्टेड जीडीपी नॉमिनल रैंकिंग 2021 की, तो इसके अकॉर्डिंग भारत छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके अलावा अगर बात की जाए प्रोजेक्टेड जीडीपी पीपीपी रैंकिंग 2021 की, तो भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब यहां पे ये स्टैट्स आने वाले सालों में बदल सकते हैं अगर भारत इस वर्कफोर्स को प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे। अब जैसा कि गांधी जी ने कहा था, रियल इंडिया रिजाइड इन इट्स विलेजेस। अब आप सभी जानते हैं कि लगभग भारत की 2/3 पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, तो यहां पे फोकस करने की जरूरत है रूरल इकोनॉमी पे। ट्रेडिशनली जितने भी हमारे यहां पे इकोनॉमिक शॉक्स आए हैं, उन्हें अब्सॉर्ब करने में रूरल इकोनॉमी का एक मेजर रोल रहा है, क्योंकि लगभग भारत की 46% ऑफ नेशनल इनकम आपकी रूरल इकोनॉमी से ही आती है। इसलिए हमें जरूरत है फोकस करने की रूरल इकोनॉमी पे, लेकिन यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने। अब यहां पे आप एक मेजर चैलेंज को पकड़ लें तो उससे सारे चैलेंजेस लिंक होते जाएंगे आपके। देखिए, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में आपकी इलिटरेसी ज्यादा है तो इसकी वजह से स्किल सेट इतना नहीं मिलेगा। अब क्योंकि यहां पे स्किल सेट नहीं मिलेगा तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट आपका कम होगा। अब एम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगे। अब क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर पॉपुलेशन होगी, आपकी ज्यादा पॉपुलेशन काम कर रही होगी, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और साथ के साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इन दोनों की वजह से आप ये देखेंगे कि रूरल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा, वो कम होगी।
अब क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है तो इस वजह से इस एरिया में पर्सन्स की जो इनकम है वो भी कम होगी। अब इनकम कम है तो इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे अपनी हेल्थ के ऊपर, जिसकी वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी यहां पर इंटरेस्ट नहीं लेगा, बिकॉज उन्हें अपना प्रॉफिट नहीं दिखेगा यहां पे। अब इन सभी चीजों के लिए एक सबसे बड़ी चीज जो जिम्मेवार है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो कम है ही है और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कम होने की वजह से इन्वेस्ट नहीं करता, तो इस वजह से इस एरिया में आपको दिखता नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी वजह से यहां पर ये सभी चैलेंजेस आपके एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। अब यहां पर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर रहा हूं। अब कुछ इस तरह से आपके ग्रामीण क्षेत्र की सभी प्रॉब्लम्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो इसमें आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है 3 कारणों की वजह से। देखिए, पहला तो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और आने वाले समय में भारत का एग्रीकल्चर इसके लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा दूसरा कारण है जो हम प्रोटेक्शनिस्ट और सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं आपके किसानों को, उसकी वजह से भी यहां पर प्रोडक्टिविटी कम देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पे बहुत सारी सब्सिडीज देती है। अब इसकी वजह से जो इनका यूज है वो जुडिशियस नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसकी वजह से बहुत से रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम देखने को मिलती है। उसके अलावा जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की जगह पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर काम करता है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण ये है, अब अमूमन आपने देखा होगा जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो किसानों के कर्जे माफ हो जाते हैं या हम एमएसपी के प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप को रिफॉर्म करना ही नहीं चाहता, तो कुछ इन्हीं कारणों की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, जहां पे आपको फोकस करना होगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और अगर हमने इसे आने वाले क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार ना किया तो हमारी परेशानी बढ़ सकती है। उसके अलावा हमें जरूरत है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रूरल सेक्टर में इंप्रूव करने की। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्हें टैक्स डिस्काउंट या टैक्स रिबेट्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम इंकरेज कर सकेंगे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को रूरल एरियाज में। अब यहां पर हमें पब्लिक स्पेंडिंग को भी इंक्रीज करने की जरूरत है फंडामेंटल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, जैसे इरिगेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। इसके अलावा हमें जरूरत है प्रमोट करने की रिन्यूएबल एनर्जी को। अब इससे बहुत से बेनिफिट होने वाले हैं। अगर हम जैसे बायोगैस को प्रमोट करते हैं रूरल एरियाज में, तो इससे 2 चीजें होंगी। पहली, हम रूरल एरिया में प्रमोट कर पाएंगे स्मोकलेस कुकिंग को। अब क्योंकि आपका बायोगैस कम स्मोक प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल काउ डंग और वुड के, तो इससे एक तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, और उसके अलावा हम एफिशिएंट वे में अपने वेस्ट को भी मैनेज कर पाएंगे। उसके साथ साथ यहां से आपका निकल के आएगा ऑर्गेनिक मैन्योर, जिससे हम इंप्रूव कर पाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी। उसके अलावा दूसरा वे है आप सोलर एनर्जी को प्रमोट कीजिए। अब आप जानते हैं कि फार्म के आसपास थोड़ा एरिया ऐसा होता है जो कम यूटिलाइज होता है। अब अगर इन एरियाज में हम सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो गांव हैं ये एनर्जी सरप्लस हो सकते हैं। अब अगर ये गांव एनर्जी सरप्लस होंगे तो ये इस इलेक्ट्रिसिटी को बेच पाएंगे और इसकी वजह से ये पैसा भी कमा पाएंगे। इसके अलावा हमें जरूरत है स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की, जिससे हम इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी पे भी। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमें स्ट्रेस को कम करने की जरूरत है, और इसके लिए हमें फोकस करना होगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। अब अगर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में कम लोग इन्वॉल्व होंगे तो इससे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, और इसके लिए आपको फोकस करना होगा स्किल डेवलपमेंट पे। उसके अलावा हमें जरूरत है इंप्रूव करने की वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज को, जिससे हम इंप्रूव कर सके रूरल इकोनॉमी की आउटपुट को। अब ये तो कुछ फंडामेंटल सॉल्यूशंस हैं। आइए बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है इन सभी सेक्टर्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन की, जहां पर गवर्नमेंट ने शुरू किए एकलव्य स्कूल, जहां पर एसटी पॉपुलेशन के ऊपर फोकस है। उसके अलावा कस्तूरबा गांधी स्कूल, जहां पर गर्ल चाइल्ड के ऊपर फोकस है।
उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ऐसी अनगिनत स्कीम स्टार्ट की है जिससे हम एजुकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं रूरल एरियाज में भी। अब एजुकेशन के बाद अगर बात की जाए स्किल्स की, तो यहां पे आपको याद रखना है गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स चला रखी है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब यहां पर कुरुक्षेत्र मैगजीन का इसके ऊपर स्पेशल फोकस रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई है इस योजना के बारे में। जैसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। उसके अलावा यहां पर इस स्कीम में हमने फोकस किया है प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग पर, जहां पर हम आउटकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मान लीजिए 100 लोग अगर ये ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो कोशिश ये रहेगी इनमें से 70% लोगों को जॉब मिल सके। अब यहां पर फोकस किया गया है पुअर फैमिलीज पे, खासकर उन लोगों पे जो सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और यहां पर उन सभी लोगों को आजीविका प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है जो 15 से 35 साल की आयु के हैं। इसके अलावा ये कोई नई स्कीम नहीं है, आजीविका स्कीम को ही फिर से हमने नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लॉन्च किया है। यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि हम डाइवर्स इनकम को प्रोवाइड कर सके रूरल फैमिलीज को। इसके अलावा ये 3 टियर में इंप्लीमेंट करेंगे हम पीपीपी मोड में, जहां पर नेशनल यूनिट आपकी पॉलिसी फॉर्म करेगी, फंडिंग देगी, टेक्निकल सपोर्ट देगी। उसके अलावा जो आपकी स्टेट है, यहां पर हो गया आपकी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस, ये फंड प्रोवाइड करेंगे जो स्टेट के शेयर के, इंप्लीमेंट करेंगे और मॉनिटर करेंगे इन स्कीम्स को। इसके अलावा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज होंगी जो मोबिलाइज करेंगी फंड्स को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी और प्लेसमेंट के ऊपर फोकस करेंगी। इसके अलावा जो आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं जो 9 स्टेट्स में पड़ते हैं, उनमें यह स्कीम रोशनी नाम से चलाई जाएगी, यानी रोशनी प्रोग्राम के नाम से। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एरिया में भी ये स्कीम अलग नाम से जानी जाएगी, दैट इज हिमायत। तो ये सभी कुछ जानने की जरूरत थी आपको इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। उसके अलावा स्किल के लिए हमने और भी बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट कुरुक्षेत्र मैगजीन में इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। अब तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर पीएम किसान योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें किसानों को कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जहां पर ड्रॉप मोर क्रॉप के ऊपर फोकस किया गया है, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस किया गया है। तो इन सभी स्कीम से हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को हम इनहैंस कर सकें। आइए अब बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जिसके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है आपके इस महीने की कुरुक्षेत्र मैगजीन में। देखिए, अगर बात की जाए वर्ल्ड की इंस्टॉल कैपेसिटी की रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इंडिया ग्लोबली 4th रैंक पे आता है। अब बात की जाए सिर्फ सोलर एनर्जी की तो हमारा रैंक 5th है, और बात कीजिए सिर्फ विंड की तो हमारा रैंक 4th है। अब यहां पे आपको जानकर खुशी होगी कि हमने रिसेंटली 100 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी टारगेट को अचीव कर लिया है, और आने वाले समय में हमारी कोशिश ये है कि हम 2030 तक ऑलमोस्ट 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल शेयर से जनरेट कर सकें। अब पहले ये टारगेट 450 हुआ करता था, बट COP26 के अंडर हमने ये कमिटमेंट की है कि अब हम इसे इंक्रीज करके 500 गीगावाट तक लेके जाएंगे। अब बात कीजिए टोटल इंडिया के पोटेंशियल की कि कितना हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, तो हमारा जो शेयर है वो लगभग 900 गीगावाट के आसपास है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो आपको याद रखना है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। उसके अलावा इस बारी की कुरुक्षेत्र मैगजीन में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे ऑफ ग्रिड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर फोटोवोल्टिक एप्लीकेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। उसके अलावा बायोगैस में भी कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, जैसे आपका न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, और इसके साथ साथ फोकस किया गया है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, जहां पर हम स्कीम लेके आए हैं स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कैपेसिटी अप टू 25 मेगावाट प्रोग्राम। अगर बात की जाए मेंस की, तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इसे यूज कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। तो यहां पर आपको याद होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहां पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रूरल सेक्टर की कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां पर हम गरीब वर्ग के लिए घर बनाने के लिए पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा संसद आदर्श ग्राम योजना, जहां पर हम आइडल विलेज के कॉन्सेप्ट को लेकर आए,
और लास्ट में आ जाता है आपका नेशनल अर्बन मिशन, जहां पर रूरल एरिया में हम अर्बन इम्यूनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कीजिए हेल्थ सेक्टर की, तो आपको याद रखना है कि बहुत सी स्कीम्स हैं जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में लॉन्च की गई हैं, जैसे कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन एंड जननी सुरक्षा योजना। अब इन सभी को आप मेंशन कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर के अंडर। इसके अलावा कंक्लूजन में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमें अगर ओवरऑल बूस्ट करनी है रूरल इकोनॉमी को, तो हमें फोकस करना होगा एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स पे। इसके साथ साथ हमें जरूरत है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को भी डेवलप करने की रूरल एरियाज में, ताकि हम जॉब क्रिएट कर सके रूरल इकोनॉमी में, जिससे हम बूस्ट कर सके आपकी रूरल इकोनॉमी को। अब अगर आपका क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, तो आप इस कंक्लूजन को यूज कर सकते हैं कि हमें जरूरत है इरिगेशन सिस्टम को और बेटर करने की, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाने की एग्रीकल्चर सेक्टर में, और डाइवर्सिफिकेशन करने की क्रॉप्स में, और इनमें वैल्यू एडिशन करने की भी हमें जरूरत है। साथ के साथ हमें इंक्रीज करनी होगी अपनी क्रॉप इंटेंसिटी, ताकि हम बूस्ट कर सके फार्म सेक्टर की आउटपुट को। इसके अलावा हमें जरूरत है कि फार्मर्स को अपनी क्रॉप का उचित दाम मिल सके, और इसके लिए हमें एमएसपीज को और बेटर करना होगा। अब अगर हम ऐसा कर पाए, तो आने वाले समय में जो 2022 का हमारा टारगेट है कि हम फार्मर्स के इनकम को डबल करेंगे, तो हम इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो उसमें आप कुछ इस तरह की कंक्लूजन दे सकते हैं कि अगर हम फोकस करेंगे स्किल डेवलपमेंट पे, तो इससे हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे रूरल यूथ को। इससे पॉवर्टी कम होगी, इन यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी आपकी रूरल इकोनॉमी की, और इससे हम सस्टेनेबल बेसिस पे इंटरप्राइजेस को वहां पर एस्टैब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें स्किल्ड लेबर मिल पाएगा तभी तो वो वहां पर सस्टेन कर पाएंगे ना। इसके साथ साथ हम डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर भी यहां पर फोकस कर पाएंगे, अगर हम स्किल डेवलपमेंट को इंप्रूव करते हैं रूरल एरिया में। अब इसी तरह के थ्रस्ट को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिससे वो बूस्ट कर सके रूरल इनकम को और प्रमोट कर सके गेनफुल एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में। अब यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं कि हमने कुरुक्षेत्र मैगजीन के कौन कौन से टॉपिक कवर किए। देखिए 3 आर्टिकल हैं यहां पे। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू रूरल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग द फेस ऑफ रूरल इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ऑफ रूरल यूथ। इन तीनों ही टॉपिक को मैंने क्लब करके एक वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो इन तीनों टॉपिक को पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।